स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म किए थे ना। आज कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का एंड डाल देना सभी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चालू हो गया ना? ये तो आप लोग पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्बन एंड कंपाउंड। बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन को कि कार्बन का ऐसा क्या वर्सेटाइल नेचर है जिसके कारण एक अलग केमिस्ट्री होगी ना, जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो केमिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है आपका ऑर्गेनिक, और एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे अपन कोई फिनोमिना पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दिस ऑल विल कम अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और बाकी जो एलिमेंट बच गए, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है राइट नाउ। अब एक कार्बन को हटा के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, इनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट में आपका केमिस्ट्री डिवाइडेड रहता है। तो अपन को बात करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो कार्बन का ऐसा क्या वर्सेटाइल नेचर है जिसके कारण एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री निकाली गई। तो एक उसका नेचर होता है कि कार्बन अपनी लॉन्ग चेन्स बना सकता है विदाउट ब्रेकिंग। क्योंकि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। इवन 100 atoms of carbon can form a straight chain without breaking, टूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले कार्बन के बारे में पढ़ना। कार्बन क्या होता है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? एक नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर वैलेंसी 4। हाँ, वैलेंसी इसकी 4 है। 6 है ना, 4 तो बेरिलियम का। ठीक है, तो लिखना है इसमें नीचे कार्बन के बारे में। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ कार्बन इज अ नॉन मेटल and it belongs to and it belongs to and it belongs to carbon is a non-metal and it belongs to group number 14. Group number 14, 1/4, belongs to group number 14 in the modern periodic table. In the modern periodic table. In the modern periodic table. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास 12। ऐसे 2 कार्बन होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स पढ़ते थे क्लास 9 में। क्या होता है आइसोटॉप्स? पहली बार सुन रहे वर्ड। मास अलग होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे कार्बन नेचर में 2 टाइप के हैं, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है। ठीक है, नेचर में 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। इस दोनों कार्बन है इसलिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। दोनों कार्बन है इसलिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 6, बट मासेस अलग अलग है। एक का मास 12 है, दूसरे का मास 14 है। समझते, इसी को आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4 और वैलेंसी इसकी 4 हो जाएगी, वैलेंसी 4। वैलेंसी का मतलब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा या गेन करेगा, या यहाँ पे अपन बात करेंगे शेयर करेगा। अभी तक अपन एक टाइप की बॉन्ड पढ़ चुके हैं ना, मेटल नॉन मेटल में। क्या नाम था उस बॉन्ड का? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। वहां क्या होता था? दैट वाज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज होने की, बिकम्स कैटायन, एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बिकम्स एनायन। और अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये बन जाएंगे कंपाउंड, दैट इज NaCl, एक आयनिक कंपाउंड होता है। और इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, या एक और नाम क्या था उसका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैलेंसी बोलते थे कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, यहाँ इसकी वैलेंसी 4 है, बट फर्क क्या है? यहाँ वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहे हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ये उनकी वैलेंसी थी। बट यहाँ पे कार्बन लूज या गेन नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पे अलग टाइप की बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, कार्बन अलग टाइप की बॉन्ड बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनती है, और दो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंसी 4 का मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8 होने चाहिए। अभी इसके लास्ट शेल में कितने हैं? 4 हैं, तो 8 करने के लिए 4 और चाहिए ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। तो समझ रहे हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंसी अलग है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के ही वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो किसके पास आखिरी शेल में 4 है, चाहिए इसको 8, इसलिए वैलेंसी 4। क्लियर है? 4 लूज, देखो छोटे एलिमेंट लूज करके डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, जितने आपके बड़े एलिमेंट है ना उनके लिए ऑक्टेट होता है। ठीक है, और ये हम डिसाइड नहीं करते कि कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा। जितने भी इसके कंपाउंड्स है ना कार्बन के, उनकी जब स्टडी की गई तब पता चला कि कार्बन ने कभी भी लूज नहीं किया इलेक्ट्रॉन अपना, उसने अपने साथ वाले के साथ शेयरिंग नहीं की। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको कार्बन का, दैट इज CH4। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी है, इसलिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। जब भी हम लिवाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ना, ये तो वहां भी बनाते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड में। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। सब बनाते थे ना आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना अपन, कैसे बनाते इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? सिंबल ऑफ द एलिमेंट सराउंडेड बाय नंबर ऑफ डॉट्स as there are number of valence electrons in that atom. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को दिखाते हैं, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, बाकी तो अंदर है। क्लियर है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने सिर्फ 4 दिखाए। राइट, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन इसको दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को सामने रख दिए। अब ये 2 इसके भी हैं और ये 2 इसके भी हैं। इन द सेम वे ये वाले 2 हाइड्रोजन के भी हैं, कार्बन के भी होंगे, ये 2 हाइड्रोजन के भी हैं, कार्बन के भी होंगे, और ये 2 हाइड्रोजन के भी हैं और ये सबके 2 2 कार्बन के भी होंगे। इस तरीके से कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है
और हाइड्रोजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन भी एक तरह का नॉन मेटल ही हो गया, कार्बन भी नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल के बीच में कुछ इस टाइप का बॉन्डिंग होता है, इसी को कह रहे हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब उस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा हाइड्रोजन का। ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही के, शेयर करने के बाद अब वो दोनों के, बट शेयर्ड पेयर में एक एक दोनों ने कंट्रीब्यूट किया ना, एक इसने दिया, एक सामने वाले ने दिया, अब ये दोनों आपके लिए, ये दोनों मेरे लिए। समझ में आ रही बात? इसलिए म्यूचुअल शेयरिंग ज्यादा सही रहेगा बोलना, क्योंकि उस शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड पेयर है, उसमें दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन भी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बनाता है कार्बन स्टेपिक बॉन्ड। समझ गया वैलेंसी का मतलब 4। तो हर कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही, ये फिक्स है। ये उसका दूसरा यूनिक नेचर है। पहला यूनिक नेचर तो मैंने बताया ना, लॉन्ग चेन्स बना सकता है, और दूसरा यूनिक नेचर होता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ओके, लिखिए वैलेंसी, नीचे लिखना। Compounds having carbon atom, compounds having carbon atom, compounds having carbon atom, compounds having carbon atoms among its components, compounds having carbon atom among its constituent components, ठीक है, ये बात है, among its components are called carbon compounds, are called carbon compounds, are called carbon compounds। देखो पहले ऐसा था शुरू में कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ लिविंग बीइंग से ही आ रहे हैं, मतलब दे आर आइदर प्लांट प्रोडक्ट और दे आर एनिमल प्रोडक्ट। जैसे कि यूरिया, हमारे यूरिन में जो यूरिया निकलता है उसमें कार्बन है, ठीक है। फिर जो एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं, विनेगर, वो भी आपका एक प्लांट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लाइकवाइज सिट्रिक एसिड, वो भी एक प्लांट प्रोडक्ट ही है, जो आपको लेमन से मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंट से मिलता है। तो ये सारे जितने भी आपके कंपाउंड्स है ना कार्बन कंटेनिंग, पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि दे आर डिराइव फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, इसलिए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर अब ऐसा नहीं है, वी कैन सिंथेसाइज दोस कंपाउंड्स इन लैब आल्सो। अब लैब में भी कंपाउंड्स बनने चालू हो गए। पहले सिर्फ हम लिविंग थिंग से वो चीज डिराइव कर रहे थे, बट सबसे पहला जो कंपाउंड लैब में बना था वो होता यूरिया। तब पता चला कि अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब में बना सकते हैं। उसके बाद तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने चालू हो गए लैब के अंदर, ठीक है। बट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया, ठीक है। एक लाइन इसके लिए भी लिखना। Previously carbon compounds could only be obtained, previously carbon compounds could only be obtained, previously carbon compounds could only be obtained from a living source, from a living source, from a living source. Hence they are also called organic compounds. Hence they are also called organic. Hence they are also called organic compounds. ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में चालू करने से पहले अपन समझते हैं कार्बन की बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं पहले। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, उसको अपन लिख लेते हैं कैसा उसमें बॉन्डिंग होता है। पॉइंट डालना, बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन, ये मेन हेडिंग रहेगा, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? बॉन्डिंग इन कार्बन,
ब्रैकेट में लिख लेना कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे इसका डेफिनेशन। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय mutual sharing of, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons is called covalent bond, is covalent bond। This type of bond takes place between, this type of bonds takes place between, this type of bonds takes place between two non-metals, between two non-metal atoms, between two non-metal atoms, between two non-metal atoms. And the compound formed is called, and the compound and the compound formed is called, and the compound formed is called covalent compound। Okay, covalent। इसका नेक्स्ट लाइन में, during the formation of covalent molecule, during the formation of covalent molecule, during the formation of covalent molecule, each non-metal, each non-metal atom, each non-metal atom, each non-metal atom provides one, provides one or two or three electrons, one, two or three electrons to be shared with other atoms, to be shared with other atoms, to be shared with other atoms। Accordingly, there are three types of covalent bonds. Accordingly, there are three types of covalent bond. Accordingly, there are three types of covalent bond. First लिखेंगे single covalent bond, single covalent bond, single covalent bond। मतलब अगर दोनों एटम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बनेगी, पर अगर दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे एक दूसरे को तो डबल बॉन्ड बनेगी, और अगर दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। ऊपर लिखे कि जो भी एटम कंबाइन होंगे या तो वो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अकॉर्डिंगली तीन टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, सिंगल कोवेलेंट, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट। तो पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखना हाइफन डाल के, a single, it is the covalent bond formed, it is the covalent bond formed, it is the covalent bond formed through the sharing of a pair of electrons, through the sharing of a pair of electrons between two non-metal atoms, between two non-metal atoms, between two non-metal atoms। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना, एग्जांपल्स हाइड्रोजन H2, Cl2 क्लोरीन, HCl H2O,
NH3 एक्सेट्रा। ठीक है, एक बना के दिखा रहा हूं आपको, हाइड्रोजन देखना है यहाँ पे। ये रहा एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा दूसरे का। ठीक है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ही एक दूसरे को देने नहीं वाले इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दोनों आपस में शेयर करेंगे, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये इसका भी हुआ और ये शेयर्ड पेयर इसका। एंड द बॉन्ड इज शोन बाय अ डैश, सिंगल डैश। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया ना, इसलिए दो डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इनके पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, दोनों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, बना लो इसे एग्जांपल में, एक फर्स्ट इसका फॉर्मेशन लिखना। ठीक है, Cl आप लोग ट्राई करो, Cl का Cl ट्राई करो। Cl2 बना है ना, तो ट्राई करो एक बार। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के पास? 7। तो दोनों Cl को साथ साथ बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों के बीच में एक ही शेयर पेयर की जरूरत है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये भी 8 हो गए और ये भी 8 हो गए, राइट। तो क्लोरीन के बीच में भी किस टाइप की बॉन्ड बनेगी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल की जरूरत नहीं है ना इनको, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर और हैं, ये चाहे तो शेयर कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। 8 तो हो गया ना, 8 करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना ये, और 8 तो हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे, इसलिए डबल बॉन्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर है? हम एक कंपाउंड देखते हैं, ये दोनों तो आपके चलो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो गए। वाटर देखते हैं, H2, HO, एक एक देखो ऐसा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये 6 ऑप्शन का एटॉमिक नंबर 8। ऑप्शन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाए हो, और ऐसे रखो ताकि वो एक एक बॉन्ड बना सके ना इस साइड से। ठीक है, तो ये रहा एक बॉन्ड यहां बन गई, दूसरी बॉन्ड यहां बन गई, और ऑक्सीजन का भी इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप इसको दिखाओ कैसे? एक H यहाँ है, ये रहा O, ये रहा दूसरा H, और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, उनको लेने की जरूरत भी नहीं। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन बैठाना था, कैसे पता चला? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, इसलिए मैंने उसके अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठाए हैं। Am I clear? ठीक है, तो इसलिए कोई भी बॉन्डिंग शो करने के लिए यू शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस याद रहेगा तो एटॉमिक नंबर याद रहेगा। है क्लियर? ठीक, तो ये तो हो गई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे HCl नहीं बना के देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अपन जो एक एग्जांपल पीछे देखे थे CH4 का, यहाँ पे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रही है ना चारों तरफ, क्या बोलते हैं? कार्बन के साथ हाइड्रोजन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं? और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है बस। कार्बन है जो 4 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 बनाई, बट हाइड्रोजन एक ही बना। दो मत बोलना ना, ये तो दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन 2 बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, उससे उसका काम चल जाता है। बट कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है,
इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है इसलिए वो 1 बॉन्ड में खुश हो जाता है। ठीक है, चलो नहीं डाले। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें लिखो डेफिनेशन, इट इज द बॉन्ड formed through sharing of, it is the bond formed through sharing of ऊपर सिंगल कोवेलेंट में क्या लिखे थे डेफिनेशन देखो, शेयरिंग ऑफ क्या लिखे थे, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे थे ना, यहां पे लिखो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the 2 non-metal atoms, between the 2 non-metal atoms, दो के बीच में होना चाहिए। ये मत सोचना कि ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ तो सिंगल सिंगल ही बना रहा है ना, एक ही एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करना चाहिए, तब उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड मिला के एक डबल बॉन्ड नहीं बनेगी, ठीक है, याद रखना, वो 2 एटम के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट करनी है, डेफिनेशन बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, एग्जांपल लिखना इसका, एग्जांपल O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 CO2, एक और लिखना C2H4, C2H4, C2H4। ठीक है, चलो पहले O2 का देखते हैं, ऑक्सीजन, the one which we inhale है ना, ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन बना रहा हूं, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा, दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, आया 8 करने के लिए आखिरी शेल में वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी, राइट। तो बॉन्ड कैसे बन गई, O और O के बीच में बस लाइंस, ये दोनों डॉट्स को जोड़ दो तो बॉन्ड बन गई, डिनोटेड बाय डबल डैश। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल डैश से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे डबल डैश, और बाकी 2 पेयर ऐसे बना के छोड़ देना। ये लोग बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं और जरूरत भी नहीं है, हो गया उनका काम। 8 इलेक्ट्रॉन है ना दोनों के पास, 4 दोनों के लिए कॉमन है और 4 खुद के पास है, हो गया 8। चलो CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, ऑक्सीजन के पास 6, दिख रहा है, दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि कार्बन तो 4 बनाता है ना, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 बनाएगा, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 बनाएगा। इस तरीके से कार्बन अपनी 4 बॉन्ड बना लिया, अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपनी 2 कर ली। ठीक है, तो ये 4 इसके, ये 4 इसके भी, और ये 8 इसके, तो ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। हाँ, एक और एग्जांपल जो लिखे C2H4, उसको भी देख लेते हैं। C2H4 मतलब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, दिख रहा है कहाँ ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ आ सकते हैं, वहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे अच्छे ही लग रहे हैं तो अपन उनको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी लोग तो नीचे ही आएंगे, 4 ही है ना हाइड्रोजन, 4 तो बैठ गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, उसको जरूरत भी नहीं है डबल बॉन्ड बनाने की, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, उसके पास तो एक ही लौता इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, वही काम ये भी करेगा, वही काम ये भी करेगा, और वही काम ये भी करेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो उसने यहाँ यूज कर लिए, बचे 2, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, बचे 2, वो
एक दूसरे का डबल बॉन्ड बना लेंगे। सबके अराउंड में, दोनों कार्बन के अराउंड में 8 दिख रहे हैं आपको। इसका 4 5 6 7 8, इसका 4 5 6 7 8, इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 हो गए। आया ना? ठीक है। तो अब ये हो गया आपका एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो गए आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल बना रहे हैं और ये, ठीक है। उसको डिनोट कैसे करेंगे? कार्बन के बीच में बन रही है डबल बॉन्ड और दोनों हाइड्रोजन के साथ कार्बन बना रहा है सिंगल बॉन्ड। दिस इज C2H4। कोई डाउट किसी को? किसी को ये नहीं लग रहा है कि सर ऐसा क्यों नहीं रखे? ऐसा भी तो रख सकते थे C2H4। हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास एक ही हाथ है। अगर आपको एक लॉन्ग चेन बनानी है, ह्यूमन की चेन बनानी है, तो और एक आदमी आपके पास ऐसा है जिसका एक ही हाथ है, तो उसको आप बीच में रखोगे कभी? क्योंकि वो इधर वाले से नहीं कनेक्ट कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लाचार आदमी है वो, उसको तो रख रहे हो, ठीक है। तो उसको आप कभी कहीं जहां भी रखोगे, या तो स्टार्टिंग में रखोगे या तो एंड वाले में रखोगे, क्योंकि उसके पास एक ही हाथ है। समझ रहे हो? बस हाइड्रोजन भी वही है, क्योंकि वो एक ही कार्बन से, या तो इस कार्बन से कनेक्ट होगा या तो वो इससे कनेक्ट होगा। इससे कनेक्ट होगा तो इससे नहीं हो पाएगा, तो चेन तो यही खत्म हो गई, ये कंपाउंड होना रहा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल्स में ही रहते हैं, कॉर्नर्स। ठीक है, तीनों बना लिए? हाँ बनाओ बनाओ, आखिरी वाला भी। जिनका हो जाएगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिख लेंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हो जाएगा, लिखो। आते नहीं। देख रहे हैं सब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन। अब शेयर होगा दो एटम के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में शेयरिंग में आएगा, मतलब बीच में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक अ बॉन्ड। CH4 भी CH4 एक ही होता है। हो गया? लिख लिया डेफिनेशन सभी? एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस N2। एक और लिखेंगे, C2H2, C2H2, C2H2। चलो दोनों देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन बैठा हो आजू बाजू में? 7 तो उसका एटॉमिक नंबर है भाई। 5 है तो 2 इधर बैठाता हूँ, 3 इधर, क्योंकि 3 चाहिए ना इसको। 5 है तो 8 करने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो ये अपने बगल वाले नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हुए 8। इसके सर्कल में 8 दिख रहे हैं और ऐसे इसके सर्कल में भी 8 है। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनेगी? एन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। C2H2 ट्राई करो, लेकिन करो, ट्राई करो। C2H2 ट्राई करो।
ये भी बना। साइड में जगह है ना, तो साइड में बना लो। ऐसे ही रख रहे हो, बीच में तो नहीं आएगा ना हाइड्रोजन। इसके साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी एक ही बना पाएगा। पर अभी कार्बन को तीन तीन बॉन्ड और बनानी है, तो वो क्या करेंगे, आपस में बनाएंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन का दो पूरा, इस हाइड्रोजन का भी दो इलेक्ट्रॉन पूरा, इस कार्बन का 8 पूरा और इसका भी 8 पूरा। तो ये बन गया आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन का तीसरा यूनिक नेचर है। कार्बन सिंगल भी बना सकता है बॉन्ड, कार्बन डबल भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल भी। मतलब आप कितने सारे कंपाउंड बना सकते हो कार्बन के। दो कार्बन का सिंगल बॉन्ड के साथ भी एक कंपाउंड बन सकता है, दो कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ भी एक कंपाउंड बन सकता है, और दो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी एक कंपाउंड बन सकता है। समझ में आ रही बात है ना। और एक जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बताया था कि लॉन्ग चेन बनाएगा, कितनी भी लॉन्ग चेन बना सकता है ये कार्बन आपस में। सिंगल एंड डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है। और एक प्रॉपर्टी और क्या बताया था कि हर कार्बन चार चार बॉन्ड बनाते हैं, हर कार्बन चार बॉन्ड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी कार्बन की बात करता हूँ, ये कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है दिस वन, इसने ऑलरेडी दो बॉन्ड बनाई हुई है, इसको दो और बनानी है। अब वो दो हो सकता है दोनों हाइड्रोजन के साथ बनाए, या हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ बना दे। उसके बाद कितने सारे ऑप्शन है। दैट इज द रीजन व्हाई कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। तीन यूनिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटिनेशन, जिसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। आपस में ये लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, सेल्फ लिंकेज। कार्बन कार्बन के साथ ही लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब फोर, इसकी वैलेंसी चार है, इसलिए ये हर कंपाउंड में कार्बन चार एटम से कनेक्ट होता है या चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सिलिकॉन भी है, बट फिर सिलिकॉन की लंबी लंबी चेन्स नहीं बन सकती। ठीक है, सिलिकॉन जस्ट कार्बन की फैमिली का ही है, उसी ग्रुप में फॉल करता है सिलिकॉन भी जो कार्बन है, जर्मेनियम भी। ठीक है, बट इनकी लंबी लंबी चेन्स नहीं बन सकती। और थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन की यूनिक जो है, वो है इसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। समझ रहे हैं। तो इन तीन प्रॉपर्टी के कारण, इन तीन यूनिक नेचर के कारण कार्बन की खुद की अलग केमिस्ट्री है, विच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हेड डालना है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ तो नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे अपन आयनिक बॉन्ड पढ़े थे ना, तो उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सॉलिड होते हैं जनरली। फिर आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। दोज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखना, the intermolecular force the intermolecular force the intermolecular force is smaller
the intermolecular force is smaller. That is the reason why covalent compounds are generally liquids or gases. Generally, not always. There are some compounds जो कोवेलेंट है और सॉलिड भी, जैसे डायमंड। ग्राफाइट थोड़ा सॉफ्ट टाइप का ही होगी। ग्राफाइट डायमंड पर टफ है ना, स्ट्रॉन्ग है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। से आप लोहे भी काट सकते हैं डायमंड से, ठीक है। तो क्या लिखे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर, दैट इज द रीजन व्हाई they generally form the form of लिक्विड और गैस। जैसे ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि एक O2 और दूसरे O2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। हमें पता है ना कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, लिक्विड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस टाइप का डायग्राम पढ़ते थे ना अपन 9th क्लास में। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड्स में दे आर फार अपार्ट एंड गैसेस में दे आर वेरी फार अपार्ट। तो ये कब होता है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा वीक हो, बहुत वीक। समझ में आ रही बात? ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड. That is why they have low melting and boiling points. That is why they have low melting and boiling points. Low melting and boiling points. ठीक है। वही अब अपन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई था। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर conductor of electricity, as no charged particles are formed in covalent compound. As no charged particles are formed in covalent compound. और वही जब अपन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो उसके पास आयंस थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl एक आयनिक कंपाउंड था, भले ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर जब आप इसको वाटर में डालो, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ इसका, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आप इसको मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही केस में अब Na जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो चुका है, in its molten form also and in its aqueous form also. That is the reason why कि ionic compounds electricity conduct कर पाते हैं। अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर पढ़ लिए ना, तो हम यही तो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ फ्लो होना चाहिए, तब कंडक्शन होगा। जैसे कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तब करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस फ्लो करते हैं, तब जाके करंट प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके करंट प्रोड्यूस करते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जहां पे आयंस फ्लो होके करंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई आयंस है ही नहीं, हमने आयन की तो बात ही नहीं की आज, राइट। आयन तो तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो ही नहीं रहा है, तो कहां से आयंस बनेंगे? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है यहाँ पे? शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लॉस गेन नहीं हो रहे, तो देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो नो चार्ज पार्टिकल्स, तो नो करंट फ्लो इन द कोवेलेंट कंपाउंड।
तो आपको लगेगा सर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर क्या वो प्योर वाटर होता है क्या? डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी शायद पढ़े यहाँ पर। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो क्या करेंगे उसको करवाने के लिए? उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट डाल दो या एसिड डाल दो या बेस डाल दो, ताकि उसके अंदर आयंस आ जाए। जैसे आप नमक डाले उस पानी के अंदर, अब वो नमक अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया, अब आ गए चार्ज पार्टिकल्स, नाउ दे कैन फ्लो एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, करंट। समझ गए? तो वाटर भी एक कोवेलेंट कंपाउंड ही, अभी अपन पढ़े ना वाटर का स्ट्रक्चर, OH के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दोनों H के साथ। तो वाटर भी एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड ही है, राइट? बट और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको, इलेक्ट्रिसिटी वाला? ओके, एक पॉइंट और लिखना, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स are soluble in, covalent compounds are soluble in non-polar solvent, non-polar solvent, and insoluble in polar solvent, and insoluble in polar solvent, and insoluble in polar solvent। ये चीज मैं आयनिक कंपाउंड में बताया था, जैसे कि NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस आ गए ना, तो ये एक्चुअली में वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर भले कोवेलेंट कंपाउंड है, बट इसके पास थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है। कैसे, ध्यान दे रहे हैं इधर, H आपके ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ऐसे नीचे डायग्राम बनाया था ना? अब ये दोनों ही बॉन्ड कैसी है, कोवेलेंट, तो शेयर्ड हुआ है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। बट ऑक्सीजन जो है ना, वो हाइड्रोजन से ज्यादा नॉन मेटालिक है। ठीक है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है, भी होता है ना, तो ऑक्सीजन इज मोर नॉन मेटालिक देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वो शेयर्ड पेयर को ना अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखेगा। हमने दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई है ना, तो अब वो शेयर्ड पेयर दोनों के बीच में रहना चाहिए ना, क्योंकि वो दोनों का है। पर मैं हूं थोड़ा पावरफुल, मैं बोलूंगा ठीक है शेयर्ड पेयर है, ये दोनों का है, पर ये मेरे पास ज्यादा रहेगा। मतलब ये इसकी दादागिरी, क्योंकि ये नॉन मेटल, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मेटल की नहीं होती है, बट नॉन मेटल की होगी। हालांकि ये भी नॉन मेटल है, बट ये ऑक्सीजन इन दोनों से ज्यादा नॉन मेटल है। तो ये उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लूज कर दिया है, लूज नहीं किया है, ठीक है, बस ये है कि ये शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन को मिल जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फुल नेगेटिव तो तब मिलता ना जब हाइड्रोजन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे ही देता कि जा ले ले, तब मिलता है इसको फुल नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड को मिला है फुल नेगेटिव, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे ही दिया, इसलिए इसको फुल पॉजिटिव, इसको फुल नेगेटिव। बट क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है ऑक्सीजन में, इसलिए क्या मिला है उसको, पार्शियल पॉजिटिव। इसको पार्शियल साइन बोलते हैं, मतलब 8 पूरा ना बना के आधे में छोड़ दिए, डेल्टा भी बोलते हैं, पार्शियल भी बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, तो इनको मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो मतलब यहाँ पे भी पोल्स क्रिएट हो गए ना, पोल्स क्रिएट होगा ना, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम पोलार कंपाउंड्स बोलते हैं या पोलार सॉल्वेंट बोलते हैं, जिनमें पोल्स है। इनमें भी पोल्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स में तो पोल्स होंगे ही, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स तो बना ही आयन से मिलके है। तो कभी भी कोई सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं ना, तो एक कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। आयनिक कंपाउंड या पोलार कंपाउंड पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। आयनिक कंपाउंड पोलार नेचर का है, पोलार मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे तो वो पोलार, इसमें भी पोल्स हैं, तो ये भी एक पोलार नेचर का ही हुआ। दोनों पोलार हैं, इसलिए नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन पोलर ही होंगे, कुछ इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वही आपके पोलर होंगे। तो इसलिए कोवेलेंट के ऊपर ने क्या लिखा है कि इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा।
जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, बेंजीन C6H6 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्लोरोफॉर्म सुना है ना? सुने नहीं है, मतलब सुने है ना? yes, इसको अपन एज एनेस्थीसिया पहले यूज करते थे, अब नहीं यूज किया जाता है। अपन तो टीवी में देखे वो रुमाल लेते हैं और उसमें एक शीशी के कैप डालते हैं और ऐसा सुंघा देते हैं, इतना ही देखे अपन है ना। उसका वो आगे बेहोश हो जाता है, तो वही क्लोरोफॉर्म जिसको ऐसा एनेस्थीसिया यूज करते हैं, मतलब बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले डॉक्टर्स भी उसको यूज करते थे, क्योंकि उनको भी तो ऑपरेशन करना ना, आपको होश में रह के तो ऑपरेशन करेंगे नहीं, तो उनको भी आपको कुछ समय के लिए बेहोश करना होता है। तो दैट इज व्हाई क्लोरोफॉर्म वाज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन मेडिकल लाइन, बट उसके थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए आजकल हम क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते। अगर आप बहुत ज्यादा उसको इनहेल करोगे तो इट कैन कॉज सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसलिए उसको यूज नहीं। क्लियर है ये? ठीक। तो जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि आपके जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स है दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इनका खुद का नेचर नॉन पोलर, क्योंकि ये शेयरिंग से बने हैं, ये लॉस और गेन से नहीं बने। ये लॉस और गेन से बने होते तो उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते, तब ये पोलर कहलाते। अब ये कहलाएंगे नॉन पोलर, इसलिए इनको अगर आपको सॉल्युबल करना है या डिसॉल्व करना है तो यू हैव टू टेक सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, और अगर आपको पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराना है तो यू हैव टू टेक पोलर सॉल्वेंट। तो यही मीनिंग होता है लाइफ डिसॉल्व्स लाइफ का। पोलर वाले पोलर में ही डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो समझते हैं ना, सॉल्यूट जिसको घोलना है, सॉल्वेंट जिसमें घोलना है। पानी और शक्कर हो गया ना, तो शक्कर आपका सॉल्यूट हो गया और पानी आपका सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई कोवैलेंट कंपाउंड्स के। पर देखो कितने पॉइंट्स लेके अपन ने, चारों एक बार रीड करो, चारों पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कोवैलेंट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हैंड आके छोड़ना, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बस लिखना है इसको। वो जो तीन प्रॉपर्टी लिखा था ना, मैं क्या क्या लिखा था, कैटिनेशन और क्या था, टेट्रावैलेंसी, और एक तीसरा मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये तीनों के वर्सटाइल समझते हैं क्या होता है? वैरायटी है इसके पास, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है इसके पास कि इसका एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगा। ठीक है, वो इसमें लिखे कि ऐसा क्यों है, क्या है वर्सटाइल नेचर कार्बन का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।